रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में एक बड़ी पेशकश की ख़बर चल रही है। ख़बर यह है नाज़रीन कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान को पेशकश की गई है। अब वो ऑफ़र क्या है और ये पेशकश बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को क्यों करवाई गई है? ये मामला क्या है? इस मामले का पस-ए-मंज़र क्या है? एक तो इसकी डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नजम सेठी साहब ने दावा किया है 2 हुकूमती शख्सियात में इख्तिलाफ़ात का। अब वो 2 हुकूमती शख्सियात कौन हैं? उनमें इख्तिलाफ़ात क्या है? और नजम सेठी साहब का ये जो दावा है, इस दावे के हवाले से जो असल हक़ाइक़ हैं, वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में आगे चल के पेश करेंगे। और इसके अलावा हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे, जिनकी तरफ से ताहाल हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन तो डेफ़िनेटली आप प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर भी करना है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो क्रिकेट के हवाले से 2 अहम अपडेट्स हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि फ़ास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट का ऐलान किया था, आज मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और अपनी दस्तयाबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने ज़ाहिर कर दी है। अब ये एक बड़ी ख़बर है, फ़ास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना, अपनी दस्तयाबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ज़ाहिर कर देना, ख़ुद को पीसीबी के डिस्पोज़ल के ऊपर छोड़ देना। लेकिन सवाल ये है कि जो दीगर नौजवान फ़ास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, नसीम शाह के भाई उवैस शाह हैं, हसनैन हैं और इसके अलावा हसन अली हैं, और वो मुल्तान सुल्तान के एक और फ़ास्ट बॉलर हैं, वो असमतुल्ला ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा के हैं। और भी कुछ अहम अच्छे फ़ास्ट बॉलर हैं, जैसे वो अफरीदी हैं, उमर गुल के भतीजे, और मोहम्मद अली हैं। तो ये इन नौजवान फ़ास्ट बॉलर्स का क्या बनेगा? अब्बास अफरीदी, जिसकी मैं बात कर रहा था, उमर गुल साहब के भतीजे या भांजे हैं। तो ये नौजवान कहाँ पे जाएँगे? इस मौके पे मोहम्मद आमिर साहब का ये रिटायरमेंट वापस लेना तो नौजवानों के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि वो मसाइल या मुश्किलात ज़रूर पैदा करेगा। इसके अलावा हारिस रऊफ़, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से माज़रत कर ली थी, फिर उनका सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो नए जो चेयरमैन हैं पीसीबी के, मोहसिन नकवी साहब ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है बहाल कर दिया है। और मोहसिन नकवी साहब ने आज 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान भी कर दिया है। तो ये 2 आज के दिन की अहम डेवलपमेंट्स हैं। प्रीवियस जो दिन गुज़रा है गुज़िश्ता रोज़, उसमें इमाद वसीम साहब ने भी अपनी रिटायरमेंट वापस लेके T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए ख़ुद को जो है वो अपनी दस्तयाबी ज़ाहिर कर दी थी। तो ये क्रिकेट के हवाले से अहम खबरें। अब बात कर लेते हैं जो नजम सेठी साहब ने दावा किया है। नजम सेठी साहब का नाज़रीन दावा ये है, अब आप सुनते जाएँ, इसमें कुछ बारीकियाँ हैं जो आप नाज़रीन ने ज़हन नशीन करनी है और समझना भी है कि दरअसल ये सारा मामला क्या है। नाज़रीन, नजम सेठी साहब का दावा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके माबैन इख्तिलाफ़ात तल्ख़ी पैदा हो चुकी है। इख्तिलाफ़ात नहीं, तल्ख़ी पैदा हो चुकी है। अब तल्ख़ी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत आगे की बात होती है इख्तिलाफ़ात से भी, कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना। इख्तिलाफ़ात होते हैं कि मेरा उसके साथ किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ़ है, तल्ख़ी जो है वो गुस्से वाली बात में आ जाती है। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो ये नहीं चाहते कि जो मोहसिन नकवी साहब चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तौर पे काम किया, तो वो अपनी टीम को, जो उनकी पंजाब की टीम है, उनको इस्लामाबाद में लेके जाएँ, वज़ारत दाखिला में इंडक्ट करें। ख़ास तौर पे नजम सेठी साहब ने दावा किया है कि मोहसिन नकवी साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, ये चाहते हैं कि जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनको एज़ ए सेक्रेटरी दाखिला जो है वो लाया जाए इस्लामाबाद में। तो इसके ऊपर दावा किया है नजम सेठी साहब ने कि शहबाज शरीफ का ख्याल ये है कि अगर मोहसिन नकवी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर को मरकज़ में ले आते हैं वज़ीर दाखिला के तौर पे, तो उनके लिए करने के लिए क्या बचेगा? यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेबस हो जाएंगे
नजम सेठी साहब के मुताबिक अगर आईजी जो पंजाब है उस्मान अमृत साहब, वो अगर वजारत दाखिला के जो है वो पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, सेक्रेटरी दाखिला के पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। अब नाज़रीन, नजम सेठी साहब ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आएगी। यानी अगर सेक्रेटरी दाखिला के तौर पे आईजी पंजाब इस्लामाबाद में आ जाते हैं, वजारत दाखिला का चार्ज संभाल लेते हैं, तो ये बात शहबाज शरीफ को पसंद नहीं आएगी और शहबाज शरीफ साहब ये समझेंगे कि, बल्कि नजम सेठी साहब ने खुद कहा कि केपी के पीटीआई लेके चली गई, पंजाब में मरीम नवाज़ को मिल गया और पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया, और अगर सेक्रेटरी दाखिला भी मोहसिन नकवी का आ जाएगा तो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि मेरे पास फिर क्या बचेगा। अब ये नाज़रीन, इन चीज़ों का हक़ाइक़ के साथ बड़ा इख्तलाफ है। जो तबसरा या जो दावा अपना किया है जनाब नजम सेठी साहब ने, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। अगर नाज़रीन फ़र्ज़ करें जो वजारत दाखिला है वो रूटीन के मुताबिक तो अपने मामला चलाती रहती है, रूटीन में सारा काम चलता रहेगा। बेशक डॉक्टर उस्मान अमर साहब आईजी के तौर पे आएँ या ना आएँ, लेकिन कोई बड़ा फ़ैसला अगर वजारत दाखिला करती है, मोहसिन नकवी साहब करते हैं, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस का, वो तमाम फ़ैसले जो बड़े अहम नोयत के होंगे, जो कि मोहसिन नकवी साहब करेंगे, उस्मान अनवर साहब के साथ मिल के करेंगे, वो वफाकी काबीना में जाके अप्रूव होंगे। वो ये नहीं कि मोहसिन नकवी साहब अगर उस्मान अनवर साहब को लेके भी आएँ तो अकेले सब कुछ करते रहेंगे और शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वफाकी काबीना का मतलब ये है कि काबीना के इजलास में जहाँ पे वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा मौजूद होंगे, वहाँ पे बड़े फैसले किए जाएंगे, चाहे वो वज़ीर आज़म ऑफिस का फ़ैसला है, चाहे वो किसी वजारत का फ़ैसला है। तो इससे इनसिक्योरिटी शहबाज शरीफ साहब के लिए कैसे हो सकती है? अल्टीमेटली जो भी बड़ा काम जो मोहसिन नकवी साहब करने का फ़ैसला करेंगे, वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे, फिर वो अल्टीमेटली काबीना में जाके उसकी अप्रूवल होगी। उससे हट के नाज़रीन, एक और चीज़ में हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। अगर उस्मान अनवर साहब नहीं भी आते तो तब भी तो वजारत दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। क्या आईजी उस्मान अनवर साहब के आने के बाद वजारत दाखिला को कोई नए पर लग जाएंगे? मतलब वो कैसे निकल जाएगी उनके हाथ से? फिर ये भी है, चलें अगर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब इनसिक्योर कैसे फील करेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब अपना शहबाज शरीफ साहब ये करें, मैंने नवाज शरीफ साहब का नाम ले लिया, शहबाज शरीफ साहब अगर ये करें, अगर घेरा तंग कर दें मोहसिन नकवी साहब का और जो वो डायरेक्शन जारी करें और दीगर इदारों को कह दें कि आपने मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं मानी, तो फिर मोहसिन नकवी साहब बेबस हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म हैं। और फिर ये जो तलखी की बात की गई, इख्तलाफात की बात की गई, नाज़रीन जो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल हैं उसमें एक मिनिस्टर जो है वज़ीर आज़म के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकता, तलखी नहीं कर सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा, अभी चंद रोज़ पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो नकवी साहब को वजारत दाखिला पे लाया गया है और जो मियां अपना औरंगज़ेब साहब को वजारत ख़जाना पे लाया गया है, ये हुकूमत के लिए बड़े बेहतर फ़ैसले हैं। तो नून लीग तो इन फ़ैसलों को सराह रही है और उस्मान अनवर साहब से आने से कोई वजारत दाखिला में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब बेबस हो जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि मैं तो नजम सेठी साहब के इस तबसरे को, इस दावे को हवाई तबसरा और हवाई दावा कहूँगा। बाकी ठीक है, हमसे सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं। प्रीवियस व्लॉग में ये डिटेल आपके साथ शेयर करना रह गई, हालांकि मैंने थंबनेल पे इसका जिक्र किया था। मामला नाज़रीन ये है कि जो जाहिद गशकोरी साहब की खबर है कि इमरान खान साहब जो पिछले 6 माह से जेल में हैं, 179 डेज़ हो चुके हैं, वैसे मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है जाहिद गशकोरी साहब की वो 179 डेज़ के हवाले से है। उसमें यह है कि अब तक इमरान खान साहब के साथ 976 लोगों ने 976 मुलाकातें इमरान खान साहब ने जेल में की हैं, 65 लोगों ने, और 36 लाख का इमरान खान साहब खाना खा गए हैं। और जो खान साहब का रिहायशी यूनिट यानी जो बैरक है जहाँ पे खान साहब रहते हैं, उस पर भी 1 करोड़ रुपए के तामीराती अखराजात आए हैं। तो इस पर नाज़रीन नून लीग के सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने ये कहा है, मुतालबा किया है कि ये जो 976 मुलाकातें इमरान खान साहब ने जेल में की हैं 65 लोगों के साथ, इसके हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। और जो 36 लाख का खाना इमरान खान ने जेल में खाया है, इसके हक़ाइक़ भी कौम को बताए जाएँ। और जो 1 करोड़ के इमरान खान के
रिहायशी बैरक के ऊपर जो तामीराती अखराजात आए हैं, ये भी आवाम को पता चलना चाहिए। तो अब देखते हैं, जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हैं तो हुकूमत में, तो मीडिया पे ये मेरे ख्याल में मुतालबा करने के बजाय अगर वो किसी कमेटी में यह मामला उसके नोटिस में ले आते मुतलका कमेटी के, या पार्लियामान में एक सवाल पूछ लेते हैं मुतलका मिनिस्टर से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको पार्लियामेंट में बड़ी आसानी के साथ मिल जाती। लेकिन उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करके कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन कौम के सामने लाई जानी चाहिए कि खान साहब के मुलाकाती कौन है, खान साहब 36 लाख का खाना कैसे खा गए, और खान साहब के जो बैरक है उसकी तामीर में 1 करोड़ का खर्चा कैसे हो गया। पता चलना चाहिए नाज़रीन, कौम को बिल्कुल पता चलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी आसानी के साथ भी हो सकता था। इसके अलावा आप आ जाते हैं कि खान साहब को क्या ऑफ़र करवाई गई है, किस मामले पे ऑफ़र करवाई गई है। तो नाज़रीन खबर ये है कि हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा की जानिब से ये कहा गया है कि जो इस वक्त सियासी माहौल में तलखी है, ये तलखी जब तक ख़त्म नहीं होगी, हम सियासी इस्तेहकाम की बात करें या मुआशी इस्तेहकाम की बात करें, मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो उन्होंने कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तो इसके लिए हमें जो सियासी जो तलखी है, जो टेम्परेचर है, उसको नीचे लेके आना होगा। तो इस पे हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा ने कहा कि मसला ये है कि इमरान खान साहब का जो रवैया है वो मफामत वाला नहीं है। हमने इमरान खान साहब को ऑफ़र की, मफामत की, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं तो इनके साथ बात नहीं करूँगा, मैं इनके साथ मैं नहीं बैठूँगा। तो फिर हम करें क्या, खान साहब से कैसे बात हो। और फिर यहाँ पर उन्होंने पेशकश की हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा ने कि ये जो खान साहब का मुतालबा है ना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। वैसे नाज़रीन ये एक और चीज़ भी मेरे जहन में आती है कि खान साहब तो हर इलेक्शन की तहकीकात करवाना चाहते हैं, 13 की भी करवाई, 24 की भी चाहते हैं, लेकिन जब 18 में खुद आए थे तो अपने इलेक्शन की तो खान साहब ने ऑडिट नहीं करवाया था। अब तो कहते हैं ना कि KP को खोल लें, फलां को खोल लें, हम तैयार हैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों को खोलने के लिए। तो 2018 में क्यों नहीं खोले थे? खुद तो खान साहब तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब खुद जीत जाते हैं, मुखालिफिन हार जाते हैं, तब तो खान साहब उनको लिफ्ट भी नहीं कराते तहकीकात के हवाले से, हल्के खोलने के हवाले से। लेकिन बहरहाल हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा ने, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर खान साहब इलेक्शन की तहकीकात करवाना चाहते हैं तो फिर खान साहब को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। खान साहब का रवैया कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, इनके साथ क्यों बात करूं, इनके साथ तो मेरी सियासी मुखालफत है, दुश्मनी है, तो फिर कैसे धांधली की तहकीकात होंगी। धांधली की तहकीकात के लिए अगर तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनवाना है तो खान साहब को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। तो पेशकश हुकूमत ने कर दी है कि धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खान साहब आके हमारे साथ बात भी करें। ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब बात भी ना करें, हमें दुत्कारते भी रहें, हमें धक्के भी देते रहें और कहते रहें कि आपसे बात नहीं होगी, बात नहीं होगी। तो फिर जुडिशल कमीशन ऐसा नहीं बनेगा, इस रवैये से जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। जुडिशल कमीशन अगर बनाना है तो मशरूत हुकूमत की ऑफ़र है कि आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठ के बातचीत करनी होगी, फिर जुडिशल कमीशन बनेगा और फिर मामले की तहकीकात हो सकती हैं। वैसे नाज़रीन अब की मरतबा 18 की भी तहकीकात हो जाए, 13 की तो हो चुकी हैं, और 24 की भी एक साथ हो जाएँ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन क्योंकि ये तो एतमाद की बात हो रही थी, खान साहब एतमाद नहीं करते इन पर, असल बात सियासी बयानिए की है। अब आप देखें ना कि जो KPK के रहनुमा हैं या तर्जुमान हैं KP हुकूमत के, बैरिस्टर साहब साहब, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आया है। बैरिस्टर साहब साहब ये कहते हैं कि KPK के जो डॉक्टर्स हैं उनको रसाई दी जाए, जो परवेज़ इलाही साहब ज़ख्मी हुए हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि आया कि वो ज़ख्मी हुए हैं, गिर के ज़ख्मी हुए हैं, या फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन इस पर बंदा क्या कहे, बैरिस्टर साहब साहब ये भी कहते हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो हम इस पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये ट्रस्ट लेवल है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है कि KP हुकूमत पंजाब हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है कि परवेज़ इलाही पे तशद्दुद किया गया। क्या परवेज़ इलाही जैसे शख्स पे, सियासी कद काट वाली शख्सियत पे, जो भी आपका इख्तिलाफ हो, क्या कोई तशद्दुद हो सकता है? क्या वो तशद्दुद बर्दाश्त भी कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल ठीक है, सियासत हो रही है, लेकिन ये सियासत मुल्क की मफाद में नहीं। सियासत करें, लेकिन वो सियासत करें जिससे मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब का जिक्र हुआ है तो उनके बेटे मोनिस इलाही साहब PP 158 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए थे।
तो अब उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने का जो फैसला है जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अनम फातिमा साहिबा उनकी तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि मुख्तलिफ एतराज़ात जो है मुअन्निस इलाही के कैंडिडेचर पे उठाए गए, जिसमें एक तो कहा गया कि वो इश्तिहारी हैं, दूसरा कहा गया कि कोई 180 कनाल अराज़ी है, उसके टैक्स और ज़री टैक्स और इनकम टैक्स से मुतल्लिक जो है वो चीज़ों को छुपाया गया है। तो इन दो एतराज़ात की बिना पे जो नॉमिनेशन पेपर है मुअन्निस इलाही साहब के, उनका जवाब नहीं दिया जा सका, उनके वकला की तरफ से मुतमिन नहीं किया जा गया, दस्तावेज़ात में नहीं दिखाए गए, तो लिहाजा उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब ज़ाहिर सी बात है कि आर ओ के इस फैसले को मुअन्निस इलाही साहब जो है वो अपीलेट फोरम पे चैलेंज करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पतंगबाजी ने एक और बच्चे की जान ले ली है, एक माँ के लाल को की जान ले ली है, बल्कि एक माँ की गोद को उजाड़ के रख दिया है। यह वाक़या नाज़रीन सरगोदा के इलाके चकिया में पेश आया, जहाँ एक बच्चा जो है पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाम बहक हो गया। लोहे का उसने राड पकड़ा हुआ था, लेकिन जब वो पकड़ने जा रहा था तो वो लोहे का राड जो है वो हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों के साथ जब टकराया तो वहीं पे मौके पे जो है वो बच्चा वहाँ पे जाम बहक हो गया। लेकिन आज सबसे ये तो बच्चे की जान चल गई, जाम बहक हुआ। जो फैसलाबाद में 22 साल आसिफ के साथ जो हुआ, जो उसकी गर्दन के ऊपर डोर फिर गई और मौके के ऊपर जिस तरीके से वो खून खून हुआ, खून से लथपथ हुआ, खून के फवारे उसकी गर्दन से जिस तरीके से फूट पड़े, नाज़रीन इतना दिल दुखी हुआ है, इतनी तकलीफ पहुंची है कि अब पतंगबाजी के नाम से नफरत होने लगी है कि इस खेल के लिए, एक ऐसे खेल के लिए जिससे लोगों की जाने जाएं, क्या हम छोड़ नहीं सकते? वो कोई हमारे एक और दोस्त कह रहे थे परवेज संदीला साहब के छांगा मांगा के जंगल में हो, भाई क्यों हो, नहीं होनी चाहिए। और लाखों एंटरटेनमेंट के ज़राए मौजूद हैं, इस चीज़ को मेरे ख्याल में तर्क कर देना चाहिए। इस वीडियो ने तो नाज़रीन दिल दहला के रख दिए हैं, दिलों को चकनाचूर कर दिया कि कैसे वो नौजवान जिसकी ईद के 4 दिन के बाद शादी होने वाली थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।